हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम सूरज है और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट लेवल एग्जाम या सेंट्रल लेवल एग्जाम, किसी भी एग्जाम के बारे में दोस्तों बात करो। मैं केवल सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ, मैं ऑल। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप अपने हाथों में कॉपी और किताब लेना ना भूलें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आइए बोर्ड पे आइए। ना ना, आप वहीं रहिए, मेरे को बोर्ड पे आने दीजिए। दोस्तों ब्लड की जो स्टडी को कहते हैं हम लोग सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। और ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। अब दोस्तों ये पीएच होता क्या है? पीएच का मतलब होता है, ये वो बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है या वो ये कह सकते हो या वो एसिड है या फिर वो बेस है। अगर जब किसी का भी पीएच 1 से लेकर 7 तक के बीच में होगा तो फिर वो सॉल्यूशन एसिड होगा। और अगर जब 7 से लेकर 14 तक के बीच में होगा तो फिर वो सॉल्यूशन बेस होगा। और एक आता है बीच में कॉमन जो आ रहा है, देखना दोनों में एसिड और बेस में जो दोनों में जो कॉमन एक नंबर आ रहा है वो है दोस्तों 7, पीएच 7। ये 7 किसका होता है? 7 का मतलब क्या होता है? कभी जानने की कोशिश की है? हम बताते हैं। तो दोस्तों 7 का मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। तो पीएच एक 7 का एक हम लोग एग्जांपल लेते, काफी गिना चुना एग्जांपल है, वो है वाटर। इसको मैं मार्क, तो पीएच 7 है, कौन सा है दोस्तों? वो वाटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेल में ये दोस्तों 5.5 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में होता है 5 लीटर। दोस्तों ये कहीं कहीं आपको 5 से 6 भी देखने को मिल जाएगा, 5 से 6 लिखा रहेगा, लेकिन हमने एक अप्रोक्स में ले लिया 5.5 लीटर, ठीक है। दोस्तों लिखना ना भूलें, शुरुआत मैंने आपको बोला था, इसको नोट्स कर लो जल्दी। दोस्तों उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हमारा ये कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है दोस्तों। तो चलिए, ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर में 2 जगह होता है। पहला एक लिवर में होता है, दूसरा बोन मैरो में होता है। तो दोस्तों ये लिवर और बोन मैरो में होता कब कब है, इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों जब लिवर में कब होता है? लिवर में तब होता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, बिफोर द बर्थ। जब आपने जन्म लिया, जब आप सोचिए एक टाइम वो भी था जब आप इतने से होंगे और आज आप इतने बड़े हैं, मेरे इतना बड़ा हट्टा कट्टा बंदा। तो दोस्तों, तो जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है बिफोर द बर्थ वो कहाँ होता है? वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक स्टेज बिफोर द बर्थ, ठीक है। और आफ्टर द बर्थ, एडल्ट लिख लो। आफ्टर द बर्थ ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो दोस्तों बोन मैरो जो हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होता है। जब चिकन वगैरह जो खाते हो ना या हड्डी सड्डी, तो बीच में एक जाली जाली जैसा दिखाई देता है, तो वही बोन मैरो। तो दोस्तों ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है एडल्ट में बोन मैरो में, और फिटस में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में बिफोर द बर्थ लिवर में, और आफ्टर द बर्थ बोन मैरो में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों एक पिगमेंट पाया जाता है हमारे ब्लड में, पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, इस पिगमेंट का क्या काम रहता है दोस्तों? इस पिगमेंट का काम होता है जो हमारा जो ब्लड का जो कलर, जो रेड कलर होता है वो भी इसी पिगमेंट के कारण होता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। जो हमारा ब्लड का जो कलर रेड होता है, ध्यान से सुना, जो हमारे जो ब्लड का कलर रेड होता है वो भी हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और दोस्तों हेमोग्लोबिन में, इसको शॉर्ट फॉर्म में एचबी भी कहते हैं। तो दोस्तों मेल में होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर, डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर, और फीमेल में होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों याद रखना, पहले मैंने बताया था जो मेल में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है और फीमेल में जो ब्लड होता है वो 5 लीटर होता है, मतलब कि हाफ लीटर का डिफरेंस आ रहा था कहीं ना कहीं। तो दोस्तों मेल में ब्लड, जितना ज्यादा ब्लड उतना ज्यादा हेमोग्लोबिन, और फीमेल में हेमोग्लोबिन भी कम तो ब्लड भी कम। और दोस्तों इसी हेमोग्लोबिन में एक और एक चीज पाया जाता है, एक एलिमेंट पाया जाता है जिस एलिमेंट का नाम है आयरन, Fe2+। तो दोस्तों अब ये सोचो इस एलिमेंट का काम क्या है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन प्लस आगे करूंगा, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। दोस्तों जितना ज्यादा ब्लड उतना ज्यादा हेमोग्लोबिन, और जितना ज्यादा हेमोग्लोबिन उतना ही ज्यादा आयरन। और दोस्तों आयरन का काम क्या रहता है?
ये आपकी बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। अब एक फीमेल का बॉडी देखिएगा, फीमेल का बॉडी काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, एक मेल का देखिए काफ़ी हार्ड रहता है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा ब्लड उतना ही ज़्यादा आयरन, उतना ही ज़्यादा हेमोग्लोबिन। और दोस्तों इस हेमोग्लोबिन के कारण हमारा ड्यू टू रेड इन कलर ब्लड, दोस्तों ये वही पिगमेंट है हेमोग्लोबिन, इसके कारण जो हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। और जितना ज़्यादा है ब्लड उतना ही ज़्यादा हेमोग्लोबिन और उतना ही ज़्यादा आयरन। मेल में ज़्यादा ब्लड होता है तो मेल में हेमोग्लोबिन भी ज़्यादा है, आयरन भी ज़्यादा है। फीमेल में कम है हेमोग्लोबिन तो आयरन भी कम है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लिखते जा रहे होंगे। तो दोस्तों चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक ब्लड का भी थर्ड एक पॉइंट एक आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये लिखा है नेचुरल कोलाइड। ब्लड को हम लोग नेचुरल कोलाइड भी कहते हैं। नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो कि नेचर से ऑब्टेन हो रहा है। और कोलाइड, तो दोस्तों इस कोलाइड को समझाने से पहले मैं एक दो चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन, एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। दोस्तों मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई भी एक डाउट आ जाए, कोई भी एक सिंगल डाउट आ जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ, हल्का सा, बस आपकी उम्मीद इजाज़त हो तो दोस्तों ये एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स आर सेम इन एवरीवेयर, मतलब कि जो पार्टिकल्स होंगे उनके जो कंपोजिशन होंगे वो हर जगह सिमिलर होंगे। इसके एग्जांपल कैसे क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर। दोस्तों अभी मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगा। और हेट्रोजीनस का मतलब होता है कि कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन एवरीवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कंसंट्रेशन पे होंगे, और इनके जो पार्टिकल्स होंगे होमोजीनियस के, इनके जो कंसंट्रेशन होंगे वो सिमिलर होंगे हर जगह। अब जैसे मान लें आप सॉल्ट और वाटर का एक मिक्सचर ले लेते हैं, तो दोनों उसके जो कंसंट्रेशन होंगे, आप चाहे ऊपर से सॉल्ट प्लस वाटर वाला एक सॉल्यूशन निकाल लें या फिर नीचे से निकाल लें, चारों तरफ का जो कंसंट्रेशन है वो दोस्तों सिमिलर रहेगा। तो चलिए पहले आप इसको एक नोट कर लीजिए, फिर जाके मैं डायग्राम से आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो दोस्तों होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि मैंने बताया जो कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स आर सिमिलर इन एवरीवेयर, जो इनके जो कंपोजिशन होंगे वो क्या होगा, सिमिलर होगा। अब जैसे कि ये नीचे एक मेंशन कर दो, क्या है ये होमोजीनस, होमोजीनस। अब ये की सॉल्यूशन है शुगर प्लस वाटर का, इसमें शुगर भी है और वाटर है, शुगर चाहे सॉल्ट कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो इक्वल ही है। अब इनके जो कंपोजिशन है, अब आपने इसमें चीनी डाला, पानी डाला, दोनों को मिला दिया, तो दोस्तों अगर इनके जो कंपोजिशन होंगे जो शुगर और वाटर का होगा वो यहाँ भी सिमिलर होगा, यहाँ भी सिमिलर होगा। जितना जितना स्वीट यहाँ पे होगा या जितना नमकीन पानी यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा। अब जैसे मान लें कि यहाँ पर से मैंने कुछ ml पानी बाहर निकाला, इस एक जार में निकाला, ठीक है। अब इस जार का जो कंसंट्रेशन होगा वो इस जार से दोनों का कंसंट्रेशन सिमिलर होगा। कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि जितना ही नमकीन पानी ये वाला होगा, जितना ही शुगर इसमें प्रेजेंट होगा उतना ही इसमें प्रेजेंट होगा। दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। तो जो शुगर प्लस वाटर का हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, जो कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको नजर आएगी ना वो कंसंट्रेशन यहाँ पे भी नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला कम मीठा होगा और नीचे वाला ज्यादा होगा, ठीक है। तो जितने जो कंसंट्रेशन इस कंटेनर में जो कंसंट्रेशन है वो सिमिलर होगा। और मान ले इसमें से मैं एक कुछ ml पानी निकाला बाहर निकाल के और दूसरे एक जार में रखे, तो दोनों का जो टेस्ट होगा ना वो दोस्तों सिमिलर होगा। जितना ही नमकीन स्वीट पानी इसका लगेगा, जितना ही इसका पानी मीठा होगा उतना ही इसका होगा। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो इनकी जो कंपोजिशन है या फिर कंसंट्रेशन है वो सिमिलर है चारों तरफ में, या फिर ऊपर का देख लो या फिर नीचे का देख लो। तो ये होमोजीनस हो गया। अब हेट्रोजीनस, अब एक ही कंटेनर क्या हो गया, हेट्रोजीनस। इसमें हमने किसी का सॉल्यूशन एक एस ले लिया, सैंड ले लिया प्लस वाटर ले लिया। दोस्तों इसमें सैंड और वाटर का जब हम कंपोजिशन करेंगे, ये सैंड है इसमें वाटर भी मिला हुआ है, तो दोस्तों जब हम सैंड और वाटर को जब हम किसी पानी में मिलाएंगे तो देखेंगे सैंड जो होता है वो हैवियर होता है
और वाटर के कंपेयर में ये क्या होगा, कुछ समय के बाद ये सैंड जो है वो नीचे की तरफ डिकम्पोज हो जाएगा, काफी ज्यादा क्वांटिटी में नीचे की तरफ डिकम्पोज होंगे, और जो सैंड के कुछ लाइटर जो पार्टिकल्स होंगे वो हो सकता है कि वो यहाँ पे फ्लोट करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे में जो कंसंट्रेशन है वो तो हाई हो गया, और ऊपर का जो कंसंट्रेशन है या फिर बीच का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि जो सैंड है वो हैवियर है, और इसके कारण वो नीचे की तरफ बीनीथ बॉटम में आके वो बैठ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी जो कंपोजिशन है वो इक्वल नहीं है, यहाँ पे ज्यादा है इसके कंसंट्रेशन सैंड के, यहाँ पे कम है, बीच में हो सकता है कि और ज्यादा कम हो या फिर ज्यादा हो। दोस्तों इसका मतलब क्या पता चल रहा है, मतलब कि इसके जो कंपोजिशन है वो सिमिलर नहीं है। तो ब्लड को कोलाइडल का मतलब होता है कि ऐसे चीज होके जो कि देखने में आपको होमोजीनस लगेंगे, ऐसा लगेगा कि वो मिला हुआ है, घुला हुआ है, लेकिन वो हेट्रोजीनस की तरह बिहेव करेंगे, उनके जो कंपोजिशन होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। ब्लड को नेचुरल कोलाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड में काफी ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा एक हमारा है प्लेटलेट्स। तो दोस्तों जो ये जो तीन है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और एक चौथा एक हमारा होता है प्लाज्मा। ये चार चीज प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ये जो तीन चीज है ना, ये एक सेल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा जो प्लाज्मा है ना दोस्तों, ये प्लाज्मा हमारा लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये लिक्विड होता है। इसके अंदर 90% वाटर होता है दोस्तों। ये दिख नहीं रहा होगा, मैं आगे समझाऊंगा इसमें और ज्यादा डिटेल में। तो दोस्तों ब्लड को कोलाइडल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये तो सेल्स के फॉर्म में है, और जो हमारा जो प्लाज्मा है ये लिक्विड के फॉर्म में है। जब और आरबीसी को तो हमने देख नहीं सकते हैं वैसे इस नेकेड आई से, आपने कभी देखा है आरबीसी को? ऐसे नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते, तो इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमें, अगर जब मान ले कि यहाँ पे कोई ब्लड गिर गया थोड़ा सा में, या फिर वुंड हो गया, कट वट जाने के बाद जब हम ब्लड को देखते हैं, ब्लड गिरा हुआ देखते हैं, तो ना ही हम उसको ऐसे आरबीसी को देख सकते हैं, ना ही डब्ल्यूबीसी को देख सकते हैं, ना ही प्लेटलेट्स को देख सकते हैं। तो वो देखने में कैसा लग रहा है? होमोजीनियस की तरह। ऐसा लगेगा कि इसके जो कंस्टिट्यूशन है, जो कंसंट्रेशन है, जो पार्टिकल्स के डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा के, वो चारों तरफ इक्वल है। लेकिन उसके जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो दोस्तों जो उसका उनके जो कंपोजिशन होते हैं वो डिफरेंट नजर आते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये सारे सेल्स के फॉर्म में, जिसके कारण हो सकता है कि अब जैसे मान लें कि मेरा ये हाथ हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा प्लेटलेट्स हो जाए या फिर कम, ये फ्लो करने में फ्लो करते हैं, मूवमेंट होती रहती है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का हार्ट में गया, फिर हार्ट से बाहर 120 के स्पीड से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से 80 के स्पीड से बाकी बॉडी पार्ट्स में जाता है। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर, 120/80 mmHg, इसी को कहते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दोस्तों ये फिर मुद्दे से थोड़ा बाहर हट रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो समझाने का मतलब ये था कि जो कोलाइड का मतलब होगा वो देखने में आपको होमोजीनस लगेगा सॉल्यूशन, लेकिन एक्चुअली में होता है वो हेट्रोजीनस होता है। इसका मतलब ये है कि ब्लड में जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये सब सेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो एक लास्ट में जो हमारा जो प्लाज्मा है, जो ब्लड जो हमारे लिक्विड की तरह जो दिखता है, वो प्लाज्मा की तरह, प्लाज्मा के कारण दिखता है। अभी कोरोना के टाइम में हाल फिलहाल में कह रहे हैं काफी ज्यादा कि प्लाज्मा थेरेपी दोस्तों वो यही है, प्लाज्मा कुछ और नहीं है। आपकी ना वो आरबीसी ले रहे हैं, ना डब्ल्यूबीसी ले रहे हैं, ना प्लेटलेट्स ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे वो प्लाज्मा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आपको होगा तो मैं बता दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में कि प्लाज्मा के थ्रू प्लाज्मा थेरेपी कैसे करते हैं, इसमें एंटीबॉडीज या एंटीजेंस वो सारे कैसे फॉर्म होते हैं, और कैसे किसी भी डिजीज से फाइट करते हैं। तो दोस्तों जैसा मैं एक एग्जांपल एक और दे देता हूँ ब्लड के रिलेटेड। ये तो थोड़ा सा एग्जांपल हो सकता है कि आपको समझ में ना आए अब आप, क्योंकि सैंड को तो हम लोग तो देख सकते हैं, नॉर्मली जो सैंड को देख सकते हैं, लेकिन चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे सैंड की जगह हम एक मिल्क ले लेते हैं, ये मिल्क है, ठीक है, मिल्क है। मिल्क देखने में आपको कैसा लगता है? होमोजेनस की तरह। मिल्क में वाटर भी है, कुछ क्रीम भी है, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं।
तो दोस्तों आप इतना जानते हो जो प्रोटीन फैट्स जब डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये इनका एक पर्टिकुलर एक अपना एक इनका स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों अब जैसे मान लें कि मिल्क है, मिल्क के अंदर वाटर भी होंगे, प्रोटीन्स है, फैट्स है, क्रीम्स है, जो भी है। तो अगर जब मान लें मिल्क को हम हीट करते हैं, ये बर्नर है, यहाँ से हमने हीट किया, मुझे पता है मेरी डायग्राम सही नहीं है लेकिन फिर भी देखो। तो जब हम मिल्क को जब हम हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद आप देखोगे कि ऊपर में एक मलाई जैसे जम जाती है, एक क्रीमी पार्ट जम जाता है, और क्रीमी पार्ट सिर्फ ऊपर में ही आ रहा है, बाकी नीचे में आपको कहीं क्रीम पार्ट्स नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, जब आप उसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो क्रीम पार्ट्स है वो अलग हो गया। तो अलग होने का मतलब ये हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स है, जो क्रीम्स है, वो चारों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन में नहीं है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स है वो अलग हो गए, वो ऊपर की तरफ आ गए। ठीक है, क्योंकि क्रीम्स वगैरह ये लाइटर पार्टिकल ये ऊपर की तरफ आ गए, और इसको हम इजीली छान सकते हैं। कोलाइडल का एक और एक तो आसान भाषा में समझने के लिए, वैसे कोई चीज जिसको हम सेपरेट करें या किसी चीज हम छानेंगे तो कुछ पार्ट्स ऊपर की तरफ आ जाए, वो होते हैं कोलाइडर, और बाकी जो नीचे चले जाए छानते समय में कुछ ना कुछ आ जाए। लेकिन अब शुगर और वाटर में करो तो इसमें आपको कुछ नहीं आएगा, उम्मीद मत रखना, इससे बड़ा बेकार है। तो दोस्तों इन सभी चीज को जो समझाने का जो मतलब था, ये होमोजीनस, हेट्रोजीनस, उसका मतलब ये मैं समझाना चाह रहा था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सारे के सारे एक सेल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, और सेल जो होते हैं वो प्लाज्मा में डिसॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, वो लिक्विड फेज में है, और ये जो तीनों जो हैं ये सारे के सारे सॉलिड फेज में है, क्योंकि सेल्स है, सेल्स जाहिर सी बात है सॉलिड है, ये इसकी नहीं क्या है, सॉलिड है, ये तो नहीं मिल सकता। कभी आपने ऐसा थोड़ी होता है कि आपने साबुन से हाथ धोआ, पता चला हाथ ही निकल के फ्लश हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों ये सॉलिड फेज में है, तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है वाटर में। तो ये सारा समझाने का मतलब ये था कि जो प्लाज्मा है वो लिक्विड फेज में है, और ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो प्लेटलेट्स है, ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में है। तो ये जो है ना, ये डिसॉल्व नहीं होते हैं प्लाज्मा में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के कारण हम लोग ब्लड को नेचुरल कोलाइट कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर जब ना समझ में आए तो फिर से मुझे कमेंट करके बताना, ताकि फिर मैं इस पर एक सेपरेट, एक अलग से और अच्छे से वीडियो बना सकूं। दोस्तों मेरा उम्मीद है कि आपको समझाना, दोस्तों इसको एक बार नोट्स कर लो, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। नेचुरल कोलाइट का मतलब स्टार्टिंग में आपने होमोजीनस, हेट्रोजीनस किया। दोस्तों एक बार और मैं बता देता हूँ, होमोजीनस का मतलब होते हैं कि जिनके जो पार्टिकल्स होंगे, जिनके जो कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है, जितना यहाँ पे मीठा होगा उतना ही यहाँ पे मीठा होगा। चाहे आप इस कंटेनर में से कहीं से भी शरबत निकाल ले, जब आप शरबत पीते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला जो पार्ट्स है, आपने इस गिलास में इसमें से निकाला ज्यादा मीठा हो जाएगा, इसमें एक दूसरे गिलास में निकाला ये कम मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जितना इसमें मीठा होगा उतना ही इसमें मीठा होगा, उतना ही इसमें मीठा होगा। इसका मतलब ये कहने का है कि जो पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल ही है, जितना इसमें का शरबत मीठा है उतना इसमें का है, उतना ही इसमें का है। लेकिन इसमें नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर जब मान लें आप सैंड और वाटर वाला जो निकाल रहे हैं, क्योंकि सैंड जो है वो हैवियर पार्टिकल्स है, सैंड के कुछ पार्टिकल्स जो हैवियर होंगे वो बॉटम में आके नीचे की तरफ आके बैठ जाएंगे, और कुछ हो सकता है कुछ ऐसे पार्टिकल्स वो फ्लोट करना शुरू कर देंगे, चाहे सेंटर में हो जाएंगे। और जब आप इसमें से जब आपको ये लिक्विड निकालेंगे बाहर की तरफ, तो हो सकता है कि हो नहीं सकता है, ऐसा होगा ही। कुछ देर के बाद जब निकालेंगे तो जो हैवियर पार्टिकल बीच में तो बैठ जाएंगे, और जब आप इसमें से लिक्विड निकालेंगे हो सकता है कि इसमें जो पार्टिकल्स है सैंड के वो कम हो जाए, और इसमें जो पार्टिकल्स है काफी ज्यादा ही देख सकते हैं दोस्तों, और इसमें पार्टिकल्स हो सकता है 2 ही 4 हो जाए। एक तीसरा एक और निकाला, इसमें हो सकता है 2 ही 4 पार्टिकल्स हुए। तो इस पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, इसमें जो है वो ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है, मतलब कि जो पार्टिकल्स के जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसमें ज्यादा है, इस कंटेनर में हो सकता है कम होगा, इस कंटेनर में हो सकता है कि ज्यादा चले आए। तो मतलब कि तीनों में जो पार्टिकल्स के जो कंसंट्रेशन है वो डिफर कर रहे हैं। यही चीज होता है ब्लड। ब्लड में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सारे के सारे सेल्स के फॉर्म में होते हैं, और जो प्लाज्मा जो हमारा होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। अभी जो कोरोना में जो कह रहे हैं ना, जो ये प्लाज्मा थेरेपी, वो यही चीज है दोस्तों, ये प्लाज्मा निकाल रहे, प्लाज्मा लिक्विड होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 90% वाटर होता है, और इसी के कारण जो ये सब जो है ये प्लाज्मा में डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं दोस्तों, जिसके कारण
हम लोग ब्लड को एक नेचुरल कोलाइड कहते हैं। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर बार कभी ना क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि क्या ब्लड कोलाइड है या होमोजेनियस। इसमें 3 आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाएंगे। अब एक पहले एक आ जाता है, इसमें एक ऑप्शंस आ जाता है कि ब्लड जो हमारा है वो होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है, या फिर कोलाइडल है। दोस्तों ये पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा डीप में गया और इतने अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद मुझे ऐसा लगता है। अब आपको दीजिए, तो जो ब्लड जो है वो क्या होगा, अजी 3 ये ऑप्शन दिए रहेंगे और लास्ट में आ जाएगा ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारा क्या सही होगा, कोलाइडल। कोलाइडल का मतलब होता है कि ये देखने में तो आपको लगे कि कोई ये सॉल्यूशन है वो होमोजीनस है, आप देख के नहीं बता सकते हो, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन होमोजीनस है या फिर हेट्रोजीनस है। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप के थ्रू आप देखिएगा या फिर उसको जब आप डिफरेंट करिएगा लैब के थ्रू, तो फिर वो बताएंगे कि ये इसमें जो पार्टिकल्स है वो सिमिलर नहीं है, इनके जो कंसंट्रेशन। एग्जांपल में सबसे अच्छा एग्जांपल भी दे दिया आपको मिल्क का। जब आप मिल्क को हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो कुछ देर के बाद तो आप देखिए ऊपर में एक मलाई जैसी एक लेयर जम जाती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये मलाई तो ऊपर में आ गई और बीच में कहाँ गई मलाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिल्क को गर्म करने से पहले क्या ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ मलाई है, पूरा घूम रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसको हीट किया एक बॉइल्ड के टेम्परेचर पे, जो उसकी जो मलाई है वो ऊपर की तरफ आग चली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसके जो पार्टिकल, और जब आप उस मिल्क को जब आप छानिएगा किसी भी चीज से, तो हो सकता है कि मलाई आपको ऊपर ही ठहर जाए और बाकी जो दूध है वो नीचे चला जाए। तो इसका मतलब है जब आप छान रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ आ जा रहा है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो वैसे ही जब हम इस ब्लड को जब हम सेपरेट करते हैं, जब हम छानते हैं किसी भी मेथड से, जब हम छानते हैं तो फिर क्या होगा, प्लाज्मा जो है वो तो नीचे चला जाएगा, सर से वो नीचे चला आएगा, और कुछ पार्ट्स जो है वो WBC, RBC या फिर प्लेटलेट्स ये ऊपर की तरफ बच जाएंगे। सबसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि आप चाय, सुबह की शुरुआत चाय, इस पे भी एग्जांपल है। जब आप चाय जब बनाते हैं, जब आप चाय जब पीते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो ऊपर वाला जो वेस्ट जो मटेरियल है, पत्ती है, अदरक है और भी वगैरह तेज पत्ते वगैरह जो भी और भी जो मटेरियल्स होते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग छान के अलग फेंक देते हैं, और जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग पी जाते हैं। तो वही है सेम, जो लिक्विड पार्ट आ रहा है, जो आपके जो कप में आ रहा है, सुबह की जो शुरुआत, आपकी कप की शुरुआत प्लाज्मा से, सॉरी, जो आपके जो कप में आ रहा है, जो प्लाज्मा जो एक तरीके का वो जो चाय जो आ रहा है ना, उसको समझ लीजिए आप ये प्लाज्मा है। ठीक है, जो चाय आ रहा है वो प्लाज्मा है जो आपके कप में है, और जो वेस्ट मटेरियल जो बच जा रहा है वो आपका ये WBC, RBC और प्लेटलेट्स है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारी पॉइंट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। तो दोस्तों ये फ्लूइड से समझ में आ रहा है कुछ लिक्विड होगा, और कनेक्टिव से समझ में आ रहा है कि कनेक्शन का काम करता होगा। दोस्तों ब्लड का जो काम होता है आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर जब आपको सपोज कीजिए आपका ब्रेन है, ब्रेन को भी कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, अगर जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर आपका ब्रेन वर्क किस तरीके से करेगा। तो ब्रेन को जो भी ऑक्सीजन जा रहा है किसके थ्रू जा रहा है दोस्तों, ये ब्लड के थ्रू जा रहा है। अगर जब आपको किसी भी बॉडी पार्ट्स को जो ऑक्सीजन चाहिए, या फिर आपको पैर के ऑक्सीजन चाहिए, या फिर हाथ एनर्जी चाहिए, एक सबसे जो एक अच्छा पॉइंट आ गया एनर्जी का। अगर जब आपको इस हाथ को एनर्जी चाहिए, आपको कूद रहा हूं मैं, तो कूद किससे रहा हूं मैं, पैरों के सहारे कूद रहा हूं, तो मैं इस पैरों में भी एनर्जी आएगी तभी तो मैं कूद पाऊंगा। दोस्तों जो ये जो एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये भी ब्लड के थ्रू हो रहा है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन का काम भी हो रहा है, जो ब्लड का जो हमारा जो प्यूरिफिकेशन जो हो रहा है, जितने भी टॉक्सिक्स मटेरियल्स वगैरह है उनका भी जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, बाय द किडनी के थ्रू जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है वो भी किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है। क्योंकि ब्लड किडनी में जाता है, वहां पे जाकर का जो प्यूरिफिकेशन का जो काम होता है वो भी दोस्तों किडनी के ब्लड के थ्रू हो रहा है। तो इसीलिए ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू का मतलब क्या होता है, टिश्यू का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल, क्योंकि ब्लड एक अकेला सेल नहीं है, RBC नहीं है, ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल है। बताया था पहले मैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए ब्लड को ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दोस्तों आज मैं ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है, और दूसरी बात है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाते जा रहा है, इसीलिए
मैं ये भी पॉज करता हूँ। और दोस्तों जब वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द इसका सेकंड वीडियो मेरा लोड होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगा। और दोस्तों जो सेकंड वीडियो जो हमारा आएगा वो ब्लड से रिलेटेड आएगा। एक पर्टिकुलर इनके पे आरबीसी क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सभी का जो वीडियो वो एक ही में आएगा। वो दोस्तों ये दूसरा वीडियो अपलोड होगा, जल्दी अपलोड हो जाएगा, और इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, और अगर जब हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।